अर्ज किया है, अर्ज किया है कि अर्ज किया है दोस्तों कि ईश्वर भी तब सब कुछ संभाल पाएंगे, ईश्वर भी अमित तब सब कुछ संभाल पाएंगे जब लड़खड़ाते हुए कदम खड़े रहने की हिम्मत जुटा पाएंगे। तो दोस्तों कदम कितने भी लड़खड़ाते हुए हो, बोर्ड एग्जाम की तरफ हमें आगे बढ़ते रहना है और भगवान पे भरोसा तो जरूर रखना है, लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि आपके कदम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे हिम्मत जुटा करके, तो ही ईश्वर आपकी मदद करेंगे। आप सब कुछ ईश्वर के हवाले छोड़ दोगे कि अरे मैं तो पास हो जाऊंगा, भगवान की पूजा करके आया हूं, नारियल फोड़ के आया हूं, जय श्री राम का नारा लगा के आया हूं, तो कुछ नहीं होगा। Somewhere or the other, God helps those who help themselves, and that is why you need to help yourself first। आप सभी को शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। ये जो हमारी आज की सीरीज है सैंपल पेपर सॉल्विंग सीरीज, ओसीएम के लॉन्ग आंसर्स, ये एक बहुत स्कोरिंग पार्ट होते हैं ओसीएम का। 8 मार्क का आंसर 2 में से लिखना होता है 1। कितना लिखना चाहिए, कितने टाइम में लिखना चाहिए, ऐसे सवाल कई बार एक स्टूडेंट के मन में आते हैं। जवाब बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 8 मार्क का है तो एक इंट्रो और 10 पॉइंट, बस। इससे कोई ज्यादा डिबेट ही नहीं चाहिए, इसके ऊपर कोई और सोच विचार भी नहीं चाहिए, कोई ओवर थिंकिंग भी नहीं चाहिए। कोई कुछ भी बोले इतना पेज लिख उतना पेज लिख, कुछ सुनने का नहीं। साइकोलॉजिकली अपने माइंड को ब्लॉक करना है ये बोल के कि मैं एक इंट्रो लिखूंगा 4 लाइन का और उसके बाद 10 पॉइंट लिखूंगा। 10 पॉइंट लिखूंगा मतलब लिखूंगा ही, भूल भी गया ना कोई पॉइंट तो बनाऊंगा, ओन वर्ड्स में लिखूंगा, लेकिन 10 पॉइंट लिखूंगा। दैट शुड बी योर एटीट्यूड व्हाइल राइटिंग द लॉन्ग आंसर इन ओसीएम। ये इकोनॉमिक्स और एसपी से बहुत आसान है। इसका कारण यह है कि इकोनॉमिक्स में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन ओसीएम के अंदर ओन वर्ड्स में फेकोलॉजी ठोकोलॉजी करने के लिए टॉपिक बहुत वास्ट होते हैं। तो यहां पर लिखने में उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आपने एक बार भी टेक्स्ट बुक को पढ़ लिया, पॉइंटर्स को याद कर लिया। एंड दैट इज व्हाई माय रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इज दैट जब भी आप लॉन्ग आंसर्स पढ़ें तो ये कोशिश करें कि आप 10 पॉइंट बना पा रहे हैं या नहीं। यही साइकोलॉजिकली सोचते हुए आंसर लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, तो आप 8 में से मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकेंगे। गॉट इट एवरीवन? हर साल ये 8 मार्क का आंसर चैप्टर 1, 2, 4, 8 के आसपास ही घूमता रहता है। ज्यादातर यह देखा जाता है कि चैप्टर नंबर 4 का एक क्वेश्चन तो होता ही है। पिछली बार भी जब बोर्ड एग्जाम हुई तो उसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जैसा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से आया था, और इसीलिए 4th चैप्टर जो है ये एक श्योर शॉट चैप्टर माना जाता है फॉर द लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा मार्केटिंग चैप्टर भी एक कीमती और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये मार्केटिंग चैप्टर भी आपकी हेल्प कर सकता है फॉर द लास्ट क्वेश्चन। सो माय रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू इज कि आप 1 2 4 8 पे फोकस करो। ओसी के अंदर ये 1 2 4 8 आपका बेड़ा पार कर देंगे। कई लोग मेरे को कमेंट में पूछते भी हैं तो क्या बाकी के चैप्टर का क्या करें, 5 6 7 का क्या करें, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर भी बहुत बार आता है, डिस्टिंग्विश के अंदर नेशनल कमीशन स्टेट कमीशन भी तो आता है। मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा, 1 2 4 8 पूरा पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। 1 2 4 8 में से कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और जो बाकी के चैप्टर्स है उसमें से सिर्फ आईएमपी क्वेश्चंस करने हैं, जो पास पेपर्स में आए हैं, जो सैंपल पेपर्स में आए हैं। और इसीलिए ये सैंपल पेपर सॉल्विंग सीरीज आपको मदद करेगी इन नोइंग कि बाकी चैप्टर्स में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो अब वो टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है कि आप पूरा टेक्स्ट बुक लेके हर चैप्टर पूरा पढ़ते रहो। एंड दैट इज व्हाई जस्ट फोकस ऑन 1 2 4 8, और बाद में जो बचे हुए चैप्टर्स है उसके आईएमपी क्वेश्चंस करो सैंपल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स में से।
सैंपल पेपर के लिए ओसवाल की बुक बहुत काम की है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है ओसवाल की सैंपल पेपर की बुक। ये पेपर्स जो हैं आपको बहुत काम आएंगे प्रैक्टिस करने में। ओसवाल की सैंपल पेपर की बुक जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको परचेस करना है तो मेरा कोड है JR10 और इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों ये बुक लेटेस्ट टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से है और साथ ही साथ इसमें हर सब्जेक्ट के 5 पेपर्स दिए हुए हैं, 2 पास पेपर्स और 3 प्रैक्टिस पेपर्स। तो जरूर इस बुक को परचेस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओसीएम के ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वन इज डिफाइन बैंक एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स। फेमस क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। तो वंस अगेन ये साबित होता है इस प्रैक्टिस पेपर से, इस सैंपल पेपर से कि चैप्टर 1 to 4 8 में से ही लास्ट क्वेश्चन आता है और यहां पर 8 मार्क पूरा कमाना बहुत इजी हो जाता है। अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़े हैं तो ये 8 मार्क में से आप 6 तो लाओगे ही लाओगे। और अपना टारगेट क्या है? 10 पॉइंट लिखना है। 10 पॉइंट नहीं भी लिख पा रहा हूं तो बनाऊंगा, लेकिन लिखूंगा। यहां पे मैंने कुछ सैंपल आंसर्स दिए, मैं इसका पीडीएफ भी शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करना, उसके अंदर भी पीडीएफ्स आएंगे। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी ये समझने में कि कहां कहां से क्या कंटेंट लिख सकता हूं मैं बना के। बट साइकोलॉजिकली अपने आप को क्या बोलने का? एक इंट्रोडक्शन 10 पॉइंट, एक इंट्रोडक्शन 10 पॉइंट, उससे ऊपर कुछ नहीं। लेट अस बिगिन। डिफाइन बैंक्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। दोस्तों, the term bank comes from the French word banco, which means a bench. इंट्रो है ना, इंट्रो के अंदर पहले अपन बता रहे कि बैंक क्या है। सिंपल भाषा में एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले। बैंकों का काम ही है, एक हाथ से लेती है डिपॉजिट्स आम लोगों से, बिजनेसमैन से, और दूसरे हाथ से देती है क्या? लोन्स एंड एडवांसेस। सिंपल, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन्स। एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले। यही आप यहां पर लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है? डील्स विथ डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज। बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर। जिसको जरूरत है लोन की, जिसको अपना बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत है, जिसको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसों की जरूरत है, उसको बैंक मदद करती है। ये 4 लाइन के इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि यार बैंक क्या है और बैंक क्या काम करती है। तो 2 काम, एक हाथ दे एक हाथ ले। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मतलब तेरे मेरे से वो डिपॉजिट लेती है। एक सेविंग अकाउंट होल्डर है तो उसका पैसा वो जमा करता है सैलरी का। फिक्स डिपॉजिट कई लोग जमा करते हैं 4-4 5-5 साल के लिए, 10-10 साल के लिए। कई लोग अपना बिजनेस भी बैंकों के करंट अकाउंट के थ्रू चलाते हैं। तो इस तरह से डिपॉजिट्स बैंकों को मिलता है और वही डिपॉजिट से जिन जरूरतमंद लोगों को लोन्स चाहिए, हाउस लोन चाहिए, होम लोन, फोन लोन, कार लोन, बाइक लोन, अलग अलग प्रकार के लोन्स, वो लोन भी बैंक उन्हीं को देने का काम करती है। और बदले में क्या लेती है? ब्याज लेती है, इंटरेस्ट लेती है। कॉन्सेप्ट समझा क्या? तो व्हाट इज बैंक समझ में आ रहा है? अपना आज का आंसर अगर आप देखें तो अपना आज का आंसर है टाइप्स ऑफ बैंक। टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सिंपल वे में दिया हुआ है, कुल मिलाकर के 9 टाइप्स ऑफ बैंक। आंसर का नाम सी सीरीज, 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 आंसर का नाम वो टेक्स्ट बुक में चार्ट बना हुआ है ना, उसके ऊपर लिख दोगे तो भी चलेगा। टेक्स्ट बुक नहीं लाए तो नोटबुक में लिख दोगे तो भी चलेगा। सी सीरीज, द मोस्ट इजीएस्ट वे टू रिमेंबर ऑल द 9 टाइप्स ऑफ बैंक्स। सी सीरीज, सी सीरीज, सी सीरीज। सी से कितने सी? 3 सी। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव। सेंट्रल कमर्शियल कोऑपरेटिव, सेंट्रल कमर्शियल कोऑपरेटिव, सेंट्रल कमर्शियल, अरे सेंट्रल कमर्शियल, अरे सेंट्रल कमर्शियल, अरे सेंट्रल कमर्शियल। आहा, सीरीज के अंदर एस से सेविंग्स बैंक, एस से सेविंग्स बैंक, एस से, अरे एस से, ई से एक्सचेंज बैंक, ई से सेविंग बैंक, सेविंग्स जमा करता है। एक्सचेंज बैंक फॉरेन एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज बैंक फॉरेन एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज बैंक। आहा, रीजनल रूरल बैंक, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। रीजनल रूरल, रीजनल रूरल, रीजनल रूरल, गांव खेड़े का बैंक है, जहां कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच सकता वहां का बैंक है।
ये वो बैंक है जो गांव के अंदर उद्योग करता है, गांव के अंदर काम करता है। एंड दैट इज व्हाई रीजनल रूरल बैंक्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया, इन कंट्रीज लाइक इंडिया, क्योंकि ये वहां पर बैंकिंग सुविधा को पहुंचाते हैं जहां पर कमर्शियल बैंक और बड़े बैंक्स नहीं पहुंच सकते। तो रीजनल रूरल बैंक, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक्स, व्यापारियों के लिए, उद्योगों के लिए एडवाइजरी की तरह काम करने वाली बैंक होती है इन्वेस्टमेंट बैंक। देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, नाम में इसका काम छुपा हुआ है, काय के लिए ये बैंक? इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड बैंक्स, कुछ स्पेशलाइज्ड बैंक्स आरबीआई द्वारा प्रमाणित की गई, सरकार द्वारा हेल्प मिली हुई बैंक्स, सिडबी, नाबार्ड जैसी, जहां पर स्पेशल चीजों के लिए ही उन्हें बनाया गया है कि यार सिडबी का काम है यार ये स्मॉल इंडस्ट्रीज, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए काम करेगी। नाबार्ड ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। इन्हीं को कहते हैं अपन स्पेशलाइज्ड बैंक। तो कुल मिलाकर के 9 बैंक है, हर बैंक का अपना रोल, अपना इंपॉर्टेंस है। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट, जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को चलाती है, वो बैंक होती है सेंट्रल बैंक। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होती है, इंडिया की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। उसी तरह कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ये क्रिएटर ऑफ क्रेडिट है। क्या है? क्रिएटर ऑफ क्रेडिट है। कौन है? क्रिएटर ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक कौन है भाई? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है। कौन है? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है। पैसे का आवन जावन बोले तो क्रेडिट, खाली उधार मतलब क्रेडिट नहीं होता है। इकोनॉमिक्स और ओसीएम की भाषा में क्रेडिट मतलब क्या? द सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो सर्कुलेशन ऑफ मनी कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ने बोला कल से पैसा किसी को नहीं मिलेगा, एटीएम से 20,000 ही निकलेगा, तो रुक गया था ना सब। नोटबंदी के टाइम पे सब रुक गया था, कंट्रोल किया ना उसने, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा। सो सेंट्रल बैंक इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक इज, और कमर्शियल बैंक कौन है? क्रिएटर ऑफ क्रेडिट है, क्योंकि एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे, सिंपल है ना। उसका काम है डिपॉजिट लेना, लोन देना, ब्याज लेना। तो वो क्रेडिट को क्रिएट कर रहा है, वो सर्कुलेशन करवा रहा है। और कंट्रोल किसका है उसके ऊपर? सेंट्रल बैंक का। दोनों का रिश्ता समझ रहे हैं? सेंट्रल बैंक रेगुलेटरी बॉडी है, वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, और कमर्शियल बैंक उसके अंडर ही सारा क्रेडिट क्रिएशन कर रहा है। गॉट इट? उसके आगे आते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। नाम में ही सहकार है। नाम में क्या है? सहकार है। नाम में क्या है? सहकार है। कोऑपरेटिव बैंक्स ये भी छोटे जिलों में, रूरल एरियाज में पाए जाते हैं। अपने आसपास पालघर जिले में, अपने यहाँ पे नालासोपारा, वसई विरार में भी आपको दिखेंगे कोऑपरेटिव बैंक। बसीन कैथलिक कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, जिस भी बैंक के पीछे कोऑपरेटिव लिखा है, सहकारी बैंक लिखा है, वो यही बैंक की कैटेगरी है। वंस अगेन अगर आपको मैं बताऊं, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक ये एक जैसा ही काम करती हैं। जहां पर कमर्शियल बैंकों की रीच खत्म हो जाती है, वहां पर ये छोटी बैंक्स काम करती है। गांव के किसानों को, आर्टिसंस को, गरीबों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने का काम ये कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स करती है। गॉट इट एवरीवन? एक एक करके फटाफट से देखते हैं, फिर दूसरे आंसर पे जाएंगे। सबसे पहले सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट इज द एपेक्स फाइनल। एपेक्स बोले तो क्या? सबसे टॉप पे है। एपेक्स मतलब क्या है भाई? मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलाने वाली बैंक, यही सबको कंट्रोल करेगी, यही सबको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताएगी। दोस्तों, एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक। इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इज द सेंट्रल बैंक। बराबर है? क्या करती है भाई? फ्रेम्स मॉनिटरी पॉलिसी। सारी योजनाएं पैसे से रिलेटेड कौन बनाता है? आरबीआई। करेंसी इशू कौन करता है? आरबीआई। बैंकर टू द गवर्नमेंट, अरे सरकार की बैंक कौन है? आरबीआई। सरकार का कोई भी ट्रांजैक्शन है फॉरेन गवर्नमेंट के साथ, फॉरेन बैंक के साथ, कौन करेगा? आरबीआई करेगा उसके बिहाफ पे। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, और एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक। एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक मतलब ये जो कमर्शियल बैंक्स थी ना अपनी, उन कमर्शियल बैंकों की बैंक है ये सेंट्रल बैंक, उनको भी संभालती है ये बैंक। ये चार तो याद रखने का ही है। फ्रेम्स मॉनिटरी पॉलिसी याद रखने का, इश्यूज करेंसी नोट याद रखने का, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। अरे बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक। अरे बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये समझा क्या? पक्का समझा? आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक्स,
जिससे हमारा तुम्हारा सबका नाता है वो होती है कमर्शियल बैंक। HDFC, ICICI, एक्सिस, ये सब कौन सी बैंक होती हैं? दोस्तों याद रखिए, द कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस। आहा, एक हाथ दे, एक हाथ ले, एक हाथ दे, एक हाथ ले। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, लेंड करता है मनी। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। दोस्तों क्या क्या मुख्य काम है इसके? पब्लिक सेक्टर बैंक्स वेयर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट सच एज बैंक ऑफ इंडिया। इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आती है। दूसरी बैंक का टाइप क्या है? प्राइवेट सेक्टर। एक पब्लिक सेक्टर बैंक और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर सरकारी, SBI जैसी, पंजाब नेशनल बैंक जैसी। यहां पे प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो अपन देखते हैं अपनी एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये सब प्राइवेटाइज्ड बैंक्स। और फॉरेन एक्सचेंज बैंक में होती है, जहां फॉरेन करेंसी, फॉरेन ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके अंदर सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। तो तीन मुख्य टाइप ऑफ बैंक बताया उसने। कमर्शियल बैंक के तीन प्रकार बताया, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर और एक फॉरेन एक्सचेंज। पब्लिक प्राइवेट फॉरेन एक्सचेंज, पब्लिक प्राइवेट फॉरेन एक्सचेंज। याद रहेगा क्या एवरीवन? देखो कमर्शियल बैंक के बारे में क्या लिखूं सर, क्या लिखूं सर, आता तो सब लेकिन लिखने नहीं जमता है। तो तीन चीज ही दिमाग में रखना है। एक तो कमर्शियल बैंक करती क्या है? डिपॉजिट लेती है, लोन देती है। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और एजेंसी फंक्शन। और उसके बाद अपने को लिखना है उसके टाइप्स। पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है और फॉरेन एक्सचेंज बैंक है। खत्म। हर पॉइंट के अंदर 3 से 4 लाइन लिखने का सोच लिया ना तो आराम से लिख पाएगा। उससे ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। टोटल 40 लाइन के अंदर पूरा आंसर खत्म कर सकता है तू आराम से। एवरी पॉइंट 3 to 4 लाइन्स। टोटल कितने पॉइंट? 10 पॉइंट लिखने के ना। तो ज्यादा से ज्यादा तेरा 3 से 4 पेज जाएगा बोर्ड के आंसर शीट का। 3 से 4 पेज में आराम से काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। कितने मिनट में होना चाहिए सर? 30 मिनट। इको में क्या, इकोनॉमिक्स के अंदर अपन ने 20 मिनट रखा है, लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं आपको 30 मिनट, क्योंकि एक ही आंसर लिखने का। वहां पे 2 आंसर लिखने के थे, यहां पे एक आंसर लिखना है, तो दिल से लिखना है। वंस अगेन आई रिपीट, ये भी स्टार्टिंग में लिखा तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स करो, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन लिखो जो तुमको सही लगता है वैसा, लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखने का। हालांकि ओसी का पेपर इको से ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा। ओसी के पेपर में उतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ छूटता बुटता नहीं है। इको में, इंग्लिश में छूट जाता है, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी तुम अगर स्टार्टिंग से भी लिखोगे ना तो भी यहां तक पहुंच जाओगे आराम से, कुछ टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कमर्शियल बैंक के बाद नेक्स्ट वन इज कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक सहकारी बैंक होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया बराबर। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। क्योंकि बाकी सब काम तो कमर्शियल बैंक कर ही रही है ना, जहां वो नहीं पहुंची वहां पे इसको पहुंचने का है। तो ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को, फार्मर्स को, स्मॉल स्केल यूनिट्स को जनरली कोऑपरेटिव बैंक वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल। एक प्राइमरी, एक डिस्ट्रिक्ट और एक स्टेट। प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। क्या? प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। क्या? प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। आहा, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट। याद रहेगा क्या? मेन लाइन क्या है इसकी? इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। क्या? इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को जोड़ती है बैंकिंग सुविधा के साथ। कितने लेवल पे? 3। प्राइमरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। प्राइमरी यानी गांव के अंदर, विलेज के अंदर, जिला परिषद के लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट यानी पूरे जिले के अंदर, और स्टेट यानी पूरे राज्य के अंदर। इस तरह से ये 3 लेवल पे काम करती है। 3 टायर सिस्टम इसको बोलते हैं। ये समझा? आगे बढ़े। कोऑपरेटिव बैंक के बाद बड़ा ही प्यारा सा बैंक है सेविंग्स बैंक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज टू encourage savings. सेविंग की आदत होनी चाहिए, स्पेशली इन रूरल एरिया, स्पेशली इन गांव के अंदर। लोग रोज का कमाते रोज का खाते, रोज का कमाते रोज का खाते। नहीं, इनो चल बे, बचत कर तो आगे काम आएगा। सेविंग्स कर, और इसीलिए सेविंग की आदत हो, ये सेविंग्स बैंक का काम है। एग्जांपल्स ऑफ सच बैंक इंक्लूड पोस्टल सेविंग बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। इजी था ये। सी सीरीज, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव। एस से Savings bank. एस से Savings bank. एस से Savings bank. एस से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्सचेंज, एक्सचेंज बोले तो कौन सा एक्सचेंज?
फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज बोले तो कौन सा एक्सचेंज? अरे एक्सचेंज बोले तो कौन सा एक्सचेंज? बार्कलेस बैंक बड़ा एग्जांपल, बैंक ऑफ टोक्यो बड़ा एग्जांपल। सम ऑफ द फंक्शंस आर फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट करता है ये बैंक का काम है, फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट करना, फाइनेंस करना। जो छोटा इंपोर्टर है, छोटा एक्सपोर्टर है, उसको बढ़ावा देना, उसको सपोर्ट करना करेंसी में। इसके अलावा इशू लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के बिना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं हो सकता है, वो देने का काम ये बैंक करती है। इसके अलावा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बैंक एक मिडलमैन की तरह काम करती है और आपके बिहाफ पे पेमेंट लेने और देने का काम करती है। दैट इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा रेमिटेंसेस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। रेमिटेंस मतलब गिविंग, तो डिविडेंड, इंटरेस्ट आपके कमाए हुए फॉरेन एक्सचेंज पे देने का काम भी करती है। तो फॉरेन एक्सचेंज का बेसिकली ये जो बैंक्स होती है वो सारा रिजर्व्स मेंटेन करती है इंपोर्टर एक्सपोर्टर का। सपोर्टिव है, ये बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है क्योंकि इससे देश को ही फायदा होता है और इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सीरीज के अंदर आगे अगर बढ़े तो वही घिसा पिटा रीजनल रूरल बैंक दोस्तों, जो अपन ने कोऑपरेटिव के अंदर पढ़ा ना, सेम टू सेम है, याद रखने का। यहां पर रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज वेर एस्टैब्लिश्ड इन 1975। दीज बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सरकारी बैंकों ने इसको स्पॉन्सर किया है। द कैपिटल ऑफ आरआरबी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय केंद्र सरकार 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड अदर बैंक्स 35%। इस तरह से एक रीजनल रूरल बैंक बनती है और ये क्या करती है? डिपॉजिट को मोबिलाइज करती है, जमा करती है एक जगह पे और फिर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज का विकास और डेवलपमेंट करके उन्हें लोन और एडवांस देने की काम करती है। किसको देगी भाई? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, रूरल आर्टिसंस। बेसिकली गांव खेड़े के जो लोग हैं जो किसी और की जमीन पे खेती करते हैं, जिनके पास खुद की जमीन भी नहीं है, ऐसे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, आर्टिसंस को, लेबर्स को हेल्प करने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स बनाई गई। गॉट इट? पक्का? आंख बंद करके ट्राई करने का। सबसे पहला सी से सेंट्रल बैंक, दूसरा सी कमर्शियल बैंक, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक, एस से सेविंग्स बैंक, आर से रीजनल रूरल। इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई से इसके क्लाइंट कौन है? बिजनेस फर्म। इन्वेस्ट तो वही करता है ना, बिजनेसमैन। तो क्लाइंट कौन है इसका विशाल? बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टमेंट बैंक फैसिलिटेट मर्जर्स, वोडाफोन, आइडिया, मर्ज। ऐसे मर्जिंग करने में, ऐसे मर्जर्स में इन्वेस्टमेंट बैंक सपोर्ट करती है, गाइडेंस देती है, कितने में खरीदना चाहिए, कितने में आप इसको परचेज कर सकते हो, इसके साथ मर्जर कितने करोड़ों में हो सकता है। ऑल दोज एडवाइजेस आर आल्सो प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट बैंक एंड एक्विजिशंस बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। समझे क्या? जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू नॉट डायरेक्टली डील विथ आम इंसान, मतलब इसके कस्टमर अंबानी टाइप के लोग ही हैं, अपन जैसे गरीब पटेल ही नहीं कर सकते। समझे क्या? पक्का? आई से इन्वेस्टमेंट बैंक समझा? नेक्स्ट वन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। बोलने की बात ही नहीं है, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक किसका काम करेगी? इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का काम करेगी। समवेयर और द अदर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट प्रोवाइड्स मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस फर्म्स। medium and long term funds, medium and long term funds, medium and long term funds to the business firms. Examples of development bank are Industrial Finance Corporation, that is IFCI, State Finance Corporation SFC, Maharashtra State Finance Corporation MSFC. Some functions are, ये ध्यान देना functions पे, सबसे पहला provision of medium and long term funds, दूसरा underwriting of shares issued by पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो सरकारी कंपनी होती है ना, उनके शेयर्स अंडरराइट करना। यानी क्या अंडरराइटिंग मतलब? टेक ओवर कर लेते हैं। टेक ओवर मतलब जो बचा हुआ है, जो बिका नहीं, शेयर्स कोई खरीदा नहीं, उनको बिहाफ ऑफ पीपल वो लेती है। दोस्तों आखिर में परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये काम भी ये जो हमारी बैंक है वो करती है इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए। स्मॉल स्केल हो, माइक्रो हो, स्मॉल एंटरप्राइज हो, उनकी मदद करने के लिए।
आखिरी पार्ट पे जाते हैं दोस्तों, स्पेशलाइज्ड बैंक्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक, ये स्पेशली सिर्फ किसके लिए है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। स्मॉल एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, नाम क्या है इसका? सीडबी। किसके लिए है? नाम में है ना, छोटे उद्योग, लघु उद्योग, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए स्पेशली। स्पेशलाइज्ड बैंक का नाम स्पेशलाइज्ड बैंक क्यों है पूरन? क्योंकि वो स्पेशली उसी काम के लिए बनाई गई है। फिर नाबार्ड, नाम में ही काम है क्या? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उसका स्पेशली काम है कि तू खेती बाड़ी, गांव का विकास, सर्वांगीण विकास, उसके ऊपर ही काम कर। समझा विकास? सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशलाइज्ड बैंक में 3 एग्जांपल याद रखना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जिम बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी सिडबी, और नाबार्ड। डन 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 डन। सी सीरीज समझ में आ रहा है क्या? व्हाट यू विल प्रेफर हियर इज 1 इंट्रोडक्शन एंड ऑल द 9 टाइप्स प्रॉपरली, दैट्स इट। 8 मार्क के लिए आंसर कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, कई बार शॉर्ट नोट्स के वे में भी अलग अलग बैंकें पूछी गई हैं, तो आपको ये आंसर डेफिनेटली काम आएगा ही आएगा। एक बार फटाफट से गो थ्रू करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट वन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। बहुत लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊंगा ये आपके दिलो दिमाग में फिट करने के लिए पढ़ाऊंगा, और आपको लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स है। और साथ ही साथ अगर ये 8 मार्क के लिए नहीं भी आया तो पूरे पेपर में कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा, क्योंकि 8 मार्क के लिए 8वें चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आएगा ही और बहुत हेल्पफुल साबित होगा। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग वर्ड जब आता है ना श्रेयस, तो सिर्फ एडवर्टीजमेंट ये मार्केटिंग नहीं है। अक्सर हम लोग एक डायलॉग मारते हैं, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन सिर्फ दिखना मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग इज द कंप्लीट प्रोसेस, एक प्रोसेस प्रोडक्ट के बनने से लेकर प्रोडक्ट के बिकने तक का। ये सारा जो प्रक्रिया बनने से लेकर बिकने तक का है, इसे ही मार्केटिंग कहा जाता है, जिसमें रिसर्च भी आ जाता है, जिसमें ब्रांडिंग भी आ जाती है, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है, एवरीथिंग विच इज कंसर्न्ड फ्रॉम क्रिएटिंग द प्रोडक्ट टिल द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और इसीलिए मार्केटिंग के फंक्शन ये हर एक बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग के फंक्शन, बट बिफोर दैट यू शुड नो सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिफिकल्ट विदाउट इफेक्टिव मार्केटिंग। कोई भी बिजनेस बिना इफेक्टिव मार्केटिंग के आज के तारीख में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मार्केटिंग डील्स विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। मार्केटिंग फंक्शंस हेल्प्स टू स्टडी द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड फैसिलिटेट टू सैटिस्फाई इट। एक ही लाइन में उसने पूरे आंसर का समरी दिया है। मार्केटिंग जो है ना, वो 2 चीजों में हेल्प करता है, कस्टमर के नीड जानने में और फिर उसको कैसे सेटिस्फाई करने का है वो समझने में। कंज्यूमर की जरूरत समोसा है तो पूरन समोसा ज्यादा बनाएगा। कंज्यूमर को कचौरी चाहिए तो कचौरी ज्यादा बनाएगा ना। बीकानेर स्वीट्स जिंदाबाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। समवेयर और दी अदर दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि नीड क्या है कस्टमर की, वो भी मार्केटिंग से समझती है, और उसको सेटिस्फाई कैसे करना है ये भी बिजनेसमैन को मार्केटिंग से ही समझता है। चलिए एक एक करके सारे पॉइंट्स देखते हैं। कुल मिलाकर के 8 पॉइंट मैंने यहां पर निकाले हैं। आंसर का नाम MBPS। MBPS क्या? MBPS क्या? MBPS क्या? MBPS क्या? क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। आंसर का नाम MBPS। आंसर का नाम MBPS। आंसर का नाम MBPS। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग MBPS। आंसर का नाम MBPS। आंसर का नाम MBPS। सबसे पहले M से मार्केटिंग रिसर्च। M से क्या? मार्केटिंग रिसर्च। M से क्या? मार्केटिंग प्लानिंग। रिसर्च करो, प्लान करो, रिसर्च करो, प्लान करो, रिसर्च करो। रिसर्च में आप क्या पता लगाओगे? नीड्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी जरूरत क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसके हैबिट प्रेफरेंसेस, उसके चॉइसेस क्या है। रिसर्च जो है ये हेल्प करता है दोस्तों समझने में कि कंज्यूमर का साइकी क्या है। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द रिसर्च यू कैन डू मार्केट प्लानिंग। आप प्लानिंग कर पाएंगे कि उसको सेटिस्फाई कैसे करनी है। सूर्या भाई सेटिस्फाई कैसे करने का वो रिसर्च से ही समझेगा, और रिसर्च से आप प्लानिंग कर पाएंगे प्रॉपर्ली। तो मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, MBPS।
बी से बाइंग एंड असेंबलिंग, बाइंग एंड, अरे बाइंग एंड, एक बार आपको जरूरतों का समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया प्रोडक्ट क्या डिजाइन करना है, तो आप क्या करेंगे, खरीदेंगे असेंबल करेंगे, खरीदेंगे असेंबल करेंगे। बाइंग एंड असेंबलिंग व्हाट, रॉ मटेरियल्स, सारे रॉ मटेरियल्स को जमा करोगे और रॉ मटेरियल्स को असेंबल करके अपना फिनिश प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया में लग जाओगे। दैट इज व्हाट इज बाइंग एंड असेंबलिंग। और ये पूरा जो अपन पढ़ रहे हैं यही मार्केटिंग है दोस्तों। यहां पर याद रखिए बी से ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। मतलब ब्रांडिंग इतनी मजबूत होनी चाहिए जो जहन में बैठ जाए, जो दिलो दिमाग में फिट हो जाए कस्टमर के। आपको याद रखना है, जब तक आप प्रॉपर ब्रांडिंग नहीं करेंगे तब तक मार्केट में पहचान नहीं बनेगी। पार्ले जी बिस्किट सबसे फेमस, मतलब बिस्किट बोले तो पार्ले जी, देश का नमक टाटा नमक। कॉन्सेप्ट समझ रहे क्या? ऐसी पहचान ये ब्रांडिंग से ही बनती है ना यार। आयुर्वेदिक पतंजलि, बाबा रामदेव, ये ब्रांड बन चुका है ना। ब्रांडिंग मार्केटिंग का एक बहुत एसेंशियल हिस्सा है एंड दैट इज व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। आपको प्रोडक्ट का डेवलपमेंट वैसा ही करना चाहिए। पैकेजिंग एंड लेबलिंग आर ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। याद रखिए, आपका प्रोडक्ट कैसा भी हो, उसका पैकेट उसको बिकवाता है। उसका पैकेट, आज वेफर तो रास्ते पे मिलती है ना, लूज वेफर्स भी, लेकिन लेज ने उसको पैकेजिंग अच्छे से किया, बालाजी ने उसको पैकेजिंग अच्छे से किया, लेबलिंग किया उसको अच्छे से और उसको बेचा, लोगों ने वो खरीदना शुरू किया। है तो वो भी केले की वेफर ही ना, लेकिन उसको पैकेजिंग और लेबलिंग अच्छे से किया तो उसको सेल्स में कन्वर्ट कर पाया। एंड दैट इज व्हाई पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। बात करें यहां पर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। याद रखिए, प्राइस तय करना ये बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है हर बिजनेसमैन के लिए। प्राइस शुड बी नॉट टू हाई, नॉट टू लेस। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा रहेगा तो कस्टमर उसको रिजेक्ट कर सकता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट खरीद सकता है। लेस रहेगा तो उसको लगेगा कि शायद ये खराब प्रोडक्ट होगा इसलिए सस्ते में मिल रहा है। हो सकता है लेस रहने की वजह से कस्टमर को सस्ते में देने के चक्कर में आप अपना प्रॉफिट खो बैठे, आप अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीट ना कर पाए। और इसीलिए नॉट टू हाई नॉट टू लेस, नॉट टू हाई नॉट टू लेस। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ये भी मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और आखिर में एस से स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी कस्टमर को, ऑडियंस को, टारगेट ऑडियंस को पहचाने और उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइज करें अपने प्रोडक्ट्स। आज BMW, मर्सिडीज को मालूम है उनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तो वो ज्यादातर टारगेट उन्हीं लोगों को करेंगे क्योंकि उन्होंने वो स्टैंडर्ड बनाया है। ग्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार। राइस की खेती सब जगह होती है, लेकिन सब राइस एक ही भाव में मिलता है क्या? नहीं, बासमती का अलग भाव है, उकड़ा तांदुल अलग भाव है, कोलम तांदुल अलग भाव है, सब चावल अलग अलग है ना। वाई? बिकॉज द ग्रेडिंग इज डन इन दैट वे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग किसी भी प्रोडक्ट का। ये भी मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो समवेयर और द अदर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, आंसर का नाम MBPS, आंसर का नाम MBPS, 2 M, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, मार्केटिंग रिसर्च। बी से 2 बाइंग एंड असेंबलिंग, बी से ब्रांडिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग, बी से ब्रांड। इसके अलावा P से 3 P, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। S से स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेड। अरे MBPS समझ रहे हैं क्या? एक एक करके फटाफट देखते, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग MBPS। सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च, दिखने में बड़ा है, डरने का नहीं, अपने को याद रखने का, अपने को जो भी पॉइंट लिखने का 3 से 4 लाइन। फेकोलॉजी ठोकोलॉजी कुछ भी करना पड़े, लेकिन 3 से 4 लाइन। ओके दोस्तों, इफेक्टिव मार्केटिंग इज पॉसिबल व्हेन बिजनेस टेक्स इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई द नीड्स। ये सब काला पीड़ा हो क्यों रहा है? नीड्स को समझने के लिए ना। जब तक आप जरूरत ही नहीं समझोगे, आप कैसे वांट को सेटिस्फाई कर पाओगे? सो समवेयर और द अदर आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट। टू आइडेंटिफाई द नीड्स क्या करना पड़ेगा? डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं मार्केट रिसर्च। आप देखिए ना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के पीछे फीडबैक का एक ईमेल आईडी दिया रहता है, कॉन्टैक्ट अस एट, मेल अस एट। वो मेल
फीडबैक का तरीका है, रिसर्च का तरीका है, उससे हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आइडिया आ पाएगा। इसी को रिसर्च बोलते हैं ना। बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल वी गेट आइडिया, वी गेट अ फेयर आइडिया अबाउट द मार्केट नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल, ऑफ द कंज्यूमर्स, एंड सो इट हेल्प्स टू फाइंड आउट व्हाट डू कंज्यूमर्स वांट टू बाय, when do consumers buy, in what quantity they want to buy, and what price they prefer to buy। समझे? तो what, when, how सबके जवाब आपको मार्केटिंग रिसर्च दे देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मार्केटिंग रिसर्च के बाद अगला पॉइंट है मार्केट प्लानिंग। एक के बाद दूसरा आपने रिसर्च किया ना, तो रिसर्च के बाद आफ्टर असेसिंग द नीड ऑफ द मार्केटिंग, बिजनेस नीड्स टू चॉक आउट द मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रैटेजीज टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अब अपने को समझ गया अपना गोल क्या है, अब अपने को समझ गया अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, अब अपने को प्रोडक्ट बेचना है, नीड समझ में आ गई है, सेटिस्फाई क्या करने का वो मालूम पड़ गया है, तो अपन प्लानिंग करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ रहा है क्या? सो याद रखना है, मार्केट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग and defining the marketing objectives of the business and creating strategies to achieve them। सुना सुना लग रहा है क्या? Functions of management में प्लानिंग के बारे में भी पढ़ा था ना अपन ने, वही लिखा तो भी चलेगा, खाली उसके आगे मार्केटिंग लिखने का बस। सेम है बॉस, क्योंकि प्लानिंग तो वही होती है ना जहां गोल्स को अचीव करने के लिए रास्ता बनाया जाता है। ये लोग भी वही कर रहे हैं, जो रिसर्च किया उससे गोल क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और उसको पहुंचना है कैसे, उसको अचीव कैसे करना है, वो समझाता है हमें मार्केट प्लानिंग। Got it everyone? आगे बढ़ते हैं। The next one, buying and assembling। Buying and assembling, खरीदो और जोड़ो। It involves collecting raw materials from different sources at one place for production। This function is important as quality and price of raw material determine what cost and quality of product। जैसा रॉ मटेरियल रहेगा ना, जितने का रॉ मटेरियल रहेगा ना, उससे तेरा भाव तय होगा। पूरन बोलता है सब तो मार्क कर दिया बे साले, पढ़ूं क्या? मैं बोलता हूं सिंपल बात है, याद क्या रखने का है? बाइंग क्या? रॉ मटेरियल, क्योंकि बाइंग एंड असेंबलिंग से ही क्या तय होगा? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बस ये दो चीज याद रखो, बाइंग क्या? रॉ मटेरियल। बाइंग एंड असेंबलिंग से क्या डिसाइड होगा? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। समझा क्या? बी से दूसरा पॉइंट क्या है? ब्रांडिंग। क्या है? ब्रांडिंग। क्या है? ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। ब्रांडिंग में आता है ट्रेडमार्क, इसके अंदर आपका जो स्पेशल आइडेंटिटी होती है ना, वो तय होती है। आपका लोगो हो गया, आपका डिजाइन हो गया, और इसी को रजिस्टर करवा के कहीं ना कहीं आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि उसका कोई कॉपी ना कर सके। ब्रांडिंग हेल्प्स टू गेट रिकॉग्निशन, हेल्प्स टू गेट रिकॉग्निशन, एक पहचान बनाता है ना यार। आज टाटा का लोगो ही उसकी पहचान बन गया है। आईपीएल का एक ऐड आया था जिसमें टाटा ने नया नया स्पॉन्सरशिप दिया था, तो उन्होंने खाली लोगो चेंज किया। पहले कौन सा था? वीवो, ओप्पो, आईपीएल कुछ तो आता था, डीएलएफ आईपीएल कुछ, तो वहां खाली टाटा का लोगो आ गया, तो लोगों को समझ में आ गया भाई टाटा ने परचेज कर लिया राइट्स। टाटा जैसे और कई ब्रांड है जो अपने लोगो से पहचाने जाते हैं आजकल। VI देखा रहेगा आपने, वोडाफोन आइडिया, अपने को लोगो देख के समझ में आ जाता है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं क्या? तो somewhere or the other, branding will help you to get recognition among the consumers. It can help to get new business and increase brand awareness in the market. मार्केट में ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने में ये मदद करता है। कॉन्सेप्ट समझा क्या? वापस से एक बार ना बॉस, मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, MBPS, बाइंग एंड असेंबलिंग और ब्रांडिंग। 4 पॉइंट समझे क्या? पक्का? आगे बढ़ते हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ज्यादा आगे क्या? ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपने बाय और असेंबल कर लिया ना भाई। अब बाय एंड असेंबल करने के बाद आप प्रोडक्ट को उस तरह से डिजाइन करोगे, उस तरह से डेवलप करोगे जैसा लोगों की जरूरत है। एंड दैट इज व्हाई उसके स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी, उसका शेप, उसका डिजाइन, उसकी पैकिंग, कलर एक्सेट्रा, ये लाइन बाय हार्ट करना पड़ेगा भाई। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या आता है? एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वो कैसा दिखने वाला है, उसका पैकेज कैसा रहेगा, उसका सारा क्वालिटी, उसका सारा स्टैंडर्ड, ये तय होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज में। प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, और इस फेज में ही एक्चुअल लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट डेवलप होता है। अगर प्रोडक्ट
सही से डेवलप नहीं हुआ तो इस फेज में ही प्रोडक्ट का लाइफ डिसाइड हो जाएगा कि वो कितना सक्सेसफुल होने वाला है और कितना फेल होने वाला है। गुड डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बिजनेस। याद रखना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपने एक स्टैटिक प्रोडक्ट बना लिया तो ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर चलता रहेगा। समवेयर और द अदर ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। Why? Because लोगों की जरूरतें, लाइक्स, डिसलाइक्स, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, चॉइसेस, टेस्ट, ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। Got it everyone? सिंपल पॉइंट समझा क्या? फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, MBPS। MBPS आंख बंद करके ट्राई करो जरा। M से मार्केट रिसर्च, मार्केट प्लानिंग, B से बाइंग एंड असेंबलिंग, B से ब्रांडिंग, P से प्रोडक्ट डेवलपमेंट, P से एक और P अपने पास पूरन, पैकेजिंग एंड। अपन जब डीमार्ट वगैरह जैसी जगह पे जाते हैं तो ज्यादातर अपने को वो चीजें पहले अट्रैक्ट करती हैं जिसका पैकेज अट्रैक्टिव हो और जो उठाने में इजी पड़े, जो रखने में इजी पड़े, जो अपनी ट्रॉली है उसके अंदर जो फिट हो जाए। एंड दैट इज व्हाई पैकेजिंग एंड लेबलिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर नोट करेंगे तो कई बार बल्की गुड्स का पैकेजिंग और लेबलिंग बहुत अलग होता है। जैसे ये टेलीविजन है या कोई कांच की आइटम है, इन सब को सेफली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, नहीं तो टूट फूट सकती है। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैकेजिंग एंड लेबलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पैकेजिंग और लेबलिंग सेम नहीं है, दोनों अलग है। पैकेजिंग सिर्फ उसका आउटर बॉडी है, लेकिन लेबलिंग उसका इन्फो है, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, कब बना, क्या क्या है इसके अंदर, दैट इज लेबलिंग। और वही यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। पैकेज एंड लेबल क्रिएट्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट। याद रखना है दैट अट्रैक्टिव पैकेज एंड लेबल कैन हेल्प टू मेक प्रोडक्ट सक्सेसफुल। पैकेजिंग मींस डिजाइनिंग, जो उसको बचाएगा ब्रेक करने से, डैमेज होने से, डिस्ट्रक्शन से ऑफ द प्रोडक्ट। पैक उसको कवर करता है बॉस, पैकेज क्या करता है, उसको कवर करता है। लेकिन लेबल क्या करता है बॉस? याद रखना है, लेबल जो है ये उसके ऊपर इन्फो देता है, ऑल द डिटेल्स अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रोडक्ट। आपने हर एक प्रोडक्ट पे लेबल देखा होगा। हमारी जो कॉर्पोरेशन है वो उसने कंपल्शन किया है, किसी भी फूड आइटम पे उसके इंग्रेडिएंट होने ही चाहिए, वो कब बना है वो होना ही चाहिए। और आप देखना, कोई भी चीज आप खरीदोगे उस पे लेबलिंग होती है, उसका एक्सपायरी डेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके इंग्रेडिएंट्स, कब बना, कैसे बना, कितना परसेंटेज है, क्या चीज, सब चीज लेबल पे इन्फो दिया होता है। कैसे यूज करना है उसका डायरेक्शन भी कई चीजों पे दिया होता है, स्पेशली दवाइयों पे। एंड दैट इज व्हाई लेबलिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये था पी से पैकेजिंग एंड लेबलिंग। दोस्तों, पी से प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। इस पे तो एक ही बात याद रखनी है, मेनी टाइम्स प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड्स द सक्सेस। कितनी ऐसी चीजें हैं जो बहुत अच्छी होंगी लेकिन महंगी है, इसलिए लोग नहीं खरीदते, क्योंकि वो रीच और बजट के बाहर हो जाती है। कितनी ऐसी चीजें जो चीप हैं और लोग नहीं खरीदते, क्योंकि लोगों को लगता है अरे सस्ता है, अरे खराब रहेगा। दिस साइकोलॉजी मेक्स द प्रोडक्ट अ फेलियर। तो प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पे याद क्या रखना है? While determining the price of the product, businessman needs to consider factors like कितने में बन रहा है, कॉस्ट, डिजायर्ड प्रॉफिट, उसको कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट दूसरा मार्केट में कितने में मिल रहा है, उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए ना। इसके अलावा डिमांड कितना है उस प्रोडक्ट का और मार्केट में कंडीशन कैसी चल रही है फिलहाल, उसके हिसाब से प्राइस तय होता है। ये सारे फैक्टर्स मार्केटिंग का अहम हिस्सा है और इसीलिए प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मार्केट। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या एवरीबॉडी? आखिरी पॉइंट पे आते हैं, MBPS। क्या? MBPS, S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ये 8 पॉइंट एकदम जड़ी बूटी की तरह याद रख लेना भाई। MBPS 2 M है, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट प्लानिंग। B कितने? 2, बाइंग एंड असेंबलिंग, ब्रांडिंग। P कितने? 3, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट और पैकेजिंग एंड लेबलिंग। 3 P हो गए। और अभी S से क्या पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड रिलेटेड टू प्रोसेस, लाइक साइज क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का साइज बहुत मैटर करता है ना। पार्ले जी बिस्किट भी 4 साइज में आता है,
बड़ा पैकेट आता है, छोटा पैकेट आता है, 4 वाला आता है, 2 वाला आता है, अलग अलग साइज में। तो साइज बहुत मैटर करता है, क्वालिटी बहुत मैटर करती है, डिजाइन बहुत मैटर करता है, वेट ऑफ द प्रोडक्ट, कलर एक्सेट्रा, ये सब आता है स्टैंडर्डाइजेशन में। दिस इज व्हाट मैटर्स। हर एक बिजनेस हाउस प्रॉपर स्टैंडर्ड क्रिएट करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है और उन्हें ही बार बार अचीव करने की कोशिश करता है। हाइड एंड सीक बिस्किट तुमको एक ही स्टैंडर्ड का मिलेगा हमेशा, हर जगह पे, कोई भी डीमार्ट में जाओ, कोई भी दुकान में जाओ, क्योंकि उसका शेप वैसा स्टैंडर्डाइज बना दिया ना कि वो वही शेप का बिस्किट है। वो एक बिस्किट हम लोग बचपन में खाते थे जिसके बीच में क्रीम निकलता था, वो बिस्किट वैसा ही बनता है, 2 दाने शक्कर के डाले हुए रहते ही है, बीच में वो लाल कलर का आइटम रहता ही है, जिम जैम। ठीक है भाई, बॉर्बन ले ले। समवन और द अदर, माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है, ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। भाई स्टैंडर्डाइजेशन समझा ना, क्वालिटी और शेप साइज से रिलेटेड। और ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग क्लासिफाई करता है प्रोडक्ट्स को अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने आपको राइस का एग्जांपल दिया, राइस के अंदर अलग अलग प्रकार के राइस है ना, सबका ग्रेडिंग करना पड़ता है, कौन सा अच्छा, कौन सा थोड़ा कम अच्छा, कौन सा सस्ता, कौन सा थोड़ा और महंगा, कौन सा एकदम महंगा। दिस क्रिएट्स दैट, एंड दैट इज व्हाई साइज, शेप और क्वालिटी यहां पर भी बहुत मैटर करते हैं अलग अलग फीचर्स में। गॉट इट एवरीवन? तो कुल मिलाकर के अपन ने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के 8 पॉइंट दिमाग में रखे। MBPS, क्या? MBPS। इस सैंपल पेपर में अपन ने 8 मार्क के 2 क्वेश्चन किए। पहला टाइप्स ऑफ बैंक, सी सीरीज, और दूसरा अपन ने किया फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। लिख के प्रैक्टिस करना OCM के अंदर, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। अगर तुम सोचोगे एक बार पढ़ा हो गया तो ऐसा नहीं होता, आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाता है। यू हैव टू स्टडी अगेन, आपको वापस से रिपीट करना ही है, अदरवाइज यू विल फॉरगेट इन सम डेज। दैट इज व्हाई थोड़ा रिवीजन करने का, माइंड मैप बना के लिख के प्रैक्टिस करने का, इससे ही आपको एक अच्छी आदत मिलेगी। और लिख के प्रैक्टिस करो, 30 मिनट में एक आंसर होना ही चाहिए। डन 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 डन। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।